नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भू चुंबकत्व के कारणों के बारे में, या पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। पृथ्वी के चुंबकत्व का कारण। देखिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण, तो एक कारण तो मैंने आपको कल बताया था कि जो सर गिलबर्ट थे, एक कारण तो उन्होंने बताया था, और दूसरा कारण इसके अंदर बताया था एल सीसर नाम के एक वैज्ञानिक ने। एल सीसर, एल इंग्लिश का जो लेटर एल है, एल सीसर जो थे, इन्होंने बताया था। और इन्होंने जो बताया था ये सर्वसम्मति से वर्तमान में माना जाता है कि यही वो कारण है जिसके कारण पृथ्वी में क्या होता है, चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। देखिए इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पृथ्वी की जो क्रोड है, उस क्रोड के अंदर धातुएं मिलती है। वो कौन सी अवस्था में मिलती है? पिघली हुई अवस्था में मिलती है। यानी पृथ्वी के क्रोड के अंदर क्या है, धातुएं, वो कौन सी अवस्था में? पिघली हुई अवस्था के अंदर है। और उन धातुओं में मुख्य रूप से कौन है? कोबाल्ट और लोहा है। कोबाल्ट और लोहा है। पृथ्वी जब क्या करती है, घूर्णन गति करती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ साथ वो भी क्या करती है, घूर्णन गति करते हैं। उससे क्या होता है, उनमें संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है? संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती है। और जिससे यहाँ पर ये किसकी तरह कार्य करता है? एक स्व उत्तेजित जनित्र की तरह कार्य करता है। और इसी कारण यहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी ये जो संवहन धाराएं उत्पन्न हो रही है, इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये लगातार कोबाल्ट लोहा जो है ये घूर्णन गति करेंगे। जब ये घूर्णन गति करेंगे तो ये जो पदार्थ है ये घूर्णन गति करेंगे, इससे ये स्व जनित्र की तरह कार्य करेगा और इससे क्या होगा, संवहन धाराएं उत्पन्न होगी। और इन्हीं संवहन धाराओं के कारण ये जनित्र जो है वो लगातार काम करेगा। जब ये जनित्र कार्य करेगा तो इससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी और उस विद्युत धारा से क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो ये क्या है, वर्तमान में माना गया सर्वसम्मति से कारण है पृथ्वी के चुंबकत्व का। तो आज जो मुख्य रूप से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव जो आपका नया सिलेबस है, जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, तो उनके बाद ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है भू चुंबकत्व के अवयव। ठीक है, भू चुंबकत्व के अवयव ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ जाएगा फिर आपके, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक चैप्टर में बचे नहीं है। तो भू चुंबकत्व के अवयव, किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी के चुंबकत्व की संपूर्ण जानकारी जिन राशियों के द्वारा प्राप्त की जाती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें भू चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से? मुख्य रूप से 3 है। एक आता है दिक्पात कोण, एक आता है नति कोण, या जिसे हम लोग बोलते हैं नमन कोण। तो एक तो आ जाएगा यहाँ पर दिक्पात कोण, हमने एक एक करके पढ़ेंगे तो इन्हें नाम नहीं लिखा है मैंने पहले इनका। एक दिक्पात कोण, एक नति या नमन कोण, और तीसरा आता है पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, या क्षैतिज घटक आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो। इनके कारण क्या है, अपने पृथ्वी के चुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने पढ़ते हैं दिक्पात कोण या दिक्पात का कोण। दिक्पात कोण या दिक्पात का कोण। देखिए, दिक्पात या दिक्पात का कोण जो है वो क्या होता है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना कोण। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, इनके मध्य जो कोण बनता है, इनके मध्य जो कोण बनता है, उस कोण को किस नाम से जाना जाता है? उस कोण को जाना जाता है दिक्पात कोण के नाम से। ठीक है, किसी स्थान विशेष पर भौगोलिक अक्ष ये और जो चुंबकीय अक्ष है, देखिए जो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, अक्ष नहीं याम्योत्तर लिखना आप लोग, जो चुंबकीय याम्योत्तर है और जो भौगोलिक याम्योत्तर है, इनके मध्य जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? दिक्पात का कोण कहलाएगा। अब आपको बता देता हूँ कि ये याम्योत्तर क्या होता है। तो याम्योत्तर के बारे में जब चैप्टर शुरू हुआ था उसमें कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, वहाँ मैंने आपको बताया था। फिर से देखिए, भौगोलिक याम्योत्तर का क्या मतलब है।
पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है, पृथ्वी का जो क्या है भौगोलिक अक्ष है, उससे ऊर्ध्वाधर गुजरने वाला काल्पनिक तल जो है वो तल क्या कहलाता है, वो तल कहलाता है भौगोलिक याम्य तल। और किसी स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई के चुंबकीय अक्ष से जो ऊर्ध्वाधर काल्पनिक तल गुजरता है उसे जाना जाता है चुंबकीय याम्योत्तर के नाम से। और उन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम लोग कहते हैं दिक्पात का कोण। जैसे ये भौगोलिक याम्योत्तर हो और ये आपके पास में क्या हो, चुंबकीय याम्योत्तर हो, तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा, एक भौगोलिक याम्योत्तर है और एक चुंबकीय याम्योत्तर है, इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग जानेंगे दिक्पात कोण के नाम से। तो ये जो कोण डी है ये कौन सा कोण है, दिक्पात कोण है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चुंबकीय याम्योत्तर है और ये जो है ये कौन सा याम्योत्तर है, भौगोलिक याम्योत्तर है। और इन दोनों के मध्य जो कोण बनता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है दिक्पात कोण के नाम से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए टॉपिक की, वो है नति कोण या नमन कोण, नति या नमन कोण। तो देखिए नति या नमन कोण जो है वो क्या होता है। तो अगर अपने कोई चुंबकीय सुई ले और उसे क्या कर दे, लटका दे, और इस तरीके से लटका दे कि वह ऊर्ध्वाधर तल में क्या कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सके, तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनेंगे उन कोणों को ही अपने क्या कहेंगे, उन कोणों को ही अपने कहेंगे नति कोण या नमन कोण। कैसे देखिए, ये आपके पास में चुंबकीय सुई है और आपने क्या कर दिया है, इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए, इस प्रकार से लटकाए कि ये ऊर्ध्वाधर तल में गति कर सके, यानी इस तरीके से गति कर सके, ये ऊपर नीचे। तो आप लोग इसे लटका देते हो तो आप लोग देखोगे कि चुंबकीय सुई जो है ये क्षैतिज न रह करके क्षैतिज के साथ में कोई ना कोई कोण बनाएगी। तो क्षैतिज के साथ में जो कोण बनाएगी ये चुंबकीय सुई, उस कोण को ही किस नाम से जाना जाता है, उस कोण को ही जाना जाता है नति कोण या नमन कोण के नाम से। और ये दो जगह क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है और दो जगह ये क्या करती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। जहाँ ये 90 डिग्री बनाती है वो जो चुंबक पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके ध्रुव है, और जहाँ 0 डिग्री का कोण बनाती है वो क्या है, निरक्ष है। तो डायग्राम के रूप में बात करें तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये तो याम्योत्तर बना दिए हम लोगों ने, ठीक है, और यहाँ चुंबकीय सुई को रख देंगे। ध्यान रखना डायरेक्शन जो रखो ना आप लोग, तो इस तरीके से रखना, इस साइड तो N करना और इस साइड रखना S, ठीक है। तो पृथ्वी का जो चुंबक तो होता है उसकी डायरेक्शन, जो चुंबक होती है उसकी डायरेक्शन से अलग होती है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब उदासीन बिंदु मैंने खिंचवाए थे तो उसमें बता दिया था, इसे ब्लैक नहीं करते हैं हमने, जो N होता है उसी को करते हैं। तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ये है, BE की दिशा है, ठीक है। BE वेक्टर जो है इस दिशा में आपका आ जाएगा। और ये जो यहाँ पर कोण बनेगा ये कोण कौन सा है, ये आपका नति या नमन कोण है। ये क्षैतिज घटक है और ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है। ई का मतलब अर्थ है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र नहीं है, ध्यान रखना। ZE और HE जो लिखा है इसका मतलब यहाँ पर अर्थ है, यानी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो अपने पास में ये याम्योत्तर आ गए, एक तो भौगोलिक याम्योत्तर आ गया, एक चुंबकीय याम्योत्तर आ गया। ये चुंबकीय याम्योत्तर है, पहले ही बता चुका हूँ पीछे वाले डायग्राम में, और ये आपका भौगोलिक याम्योत्तर है। जो क्षैतिज के साथ में कोण बनाया जाएगा वो कोण कौन सा होगा, वो कोण आपके पास में होगा नति या नमन कोण। क्षैतिज के साथ में बना, जो क्षैतिज के साथ में कोण बनाया जाएगा वो कौन सा कोण होता है, नति कोण या नमन कोण होता है। और जो इन दोनों याम्योत्तर के मध्य होता है वो कोण होता है दिक्पात का कोण, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिक्पात का कोण। ध्यान रखना इन तीनों में से किसी एक को पूछा जा सकता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो तीनों हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर भी दिक्पात और नति कोण जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा संभावना बनती है कि आपको नति कोण दिक्पात कोण के बारे में पूछा जाए। तो जो क्षैतिज के साथ में चुंबकीय सुई के द्वारा कोण बनाया जाता है वो नति कोण, और जो दोनों याम्योत्तर है भौगोलिक याम्योत्तर और जो चुंबकीय याम्योत्तर आपके पास में, उनके मध्य जो कोण बनाया जाता है वो कोण होता है दिक्पात का कोण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे की बात करते हैं
वो आता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का पूरा नाम लिख देता हूँ, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो देखिए इसके अंदर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बारे में। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है, तो उन ध्रुवों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर दिशा में तथा विषुवत रेखा पर कौन सी दिशा में होता है, वो होता है क्षैतिज दिशा में। और अन्य स्थानों पर क्या होता है, ये BE जो है वो कोई ना कोई क्या करता है, क्षैतिज के साथ में कोण बनता है, और वो कोण क्या कहलाता है, नति कोण या नमन कोण कहलाता है, जिसे हम लोग किससे लिखते हैं, I से लिखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी को यदि चुंबकीय घटकों में बांटा जाए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को, तो दो घटक बनेंगे। एक घटक बनेगा क्षैतिज घटक HE और एक बनेगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये क्षैतिज घटक जो अपने है ये कौन सा है, HE है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है ये कौन सा है आपका, ये है ऊर्ध्वाधर घटक जो है ये कौन सा है, ये है ZE। तो ZE जो है वो कौन सा घटक बन गया, आपका ऊर्ध्वाधर घटक बन गया। आगे देखिए अपने इसमें ZE और HE का यदि मान ज्ञात किया जाए, ZE और HE का, तो HE का जब मान ज्ञात करोगे आप लोग, तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा BE cos I के। ठीक है, जहाँ पर थीटा होता है वो कोस के अंदर आता है, तो HE किसके बराबर आएगा, BE cos I के, और ZE किसके बराबर आएगा, BE sin I के बराबर आएगा। दोनों का स्क्वायर करके अगर जोड़ दें तो HE की स्क्वायर प्लस ZE की स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर, ये तो एक बन जाएगा, ये आएगा BE की स्क्वायर, यानी BE का मान जो है वो कितना आएगा, वो आएगा √HE स्क्वायर प्लस ZE स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये मान याद रखोगे इन मानों को, कि परिणामी मान जो है वो किस प्रकार से ज्ञात होता है। इसके अलावा यदि इस टर्म में इसका भाग लगाया जाए, ZE बटा HE किया जाए, तो BE से BE कैंसिल होगा और sin I बटा cos I होगा, और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा tan I के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, tan I के बराबर आ जाएगा। तो tan I बराबर है ZE बटा HE के, और BE की बात की जाए तो ZE स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर के बराबर। बाकी घटकों के रूप में मैंने मान जो है वो सारे के सारे लिख दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चुंबकत्व एवं गाउस के नियम की बात करते हैं, या चुंबक के लिए अपने जो गाउस का नियम होता है वो किस प्रकार से लागू होता है। देखिए इसमें अपना टॉपिक है चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। चुंबकत्व एवं गाउस का नियम। तो देखिए चुंबक जो होती है, चुंबक में एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। इस बात के बारे में तो आपको पहले बता चुका हूँ कि जो चुंबक होती है उसके अंदर एक ध्रुव जो होता है या एकल ध्रुव जो होता है इसका अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक जो होती है इसमें हमेशा क्या होते हैं, दो ध्रुव जो है वो पाए जाते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था युग्म उपस्थिति, तो हमेशा द्विध्रुव जो होता है वही अपने पाया जाता है। और छोटी से छोटी संरचना क्या होती है, धारावाही लूप की होती है या चुंबकीय द्विध्रुव की होती है। इससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत और बंद वक्र के रूप में प्राप्त होती है। यदि अपने कल्पना करें किसी लूप की जिसका क्षेत्रफल S हो और क्षेत्रफल अल्पांश कितना हो, ds हो, ठीक है। यदि अपने क्या करें, किसी S क्षेत्रफल की कल्पना करें, जैसे ये हमारे पास में क्या है, S क्षेत्रफल है, और इससे इस तरीके से क्या हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है B, जो इसको आर पार छेदती हुई बाहर निकल रही है। और इसके अंदर कोई एक अल्पांश रख दे, क्षेत्रफल अल्पांश। यहाँ पर क्या है, कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश रखा गया, क्षेत्रफल अल्पांश ले रहा हूँ, तो ये क्या है, एक क्षेत्रफल अल्पांश है। और इस क्षेत्रफल अल्पांश की अगर बात करें तो इस क्षेत्रफल अल्पांश में इसकी दिशा जो है वो किस ओर आएगी,
एन के ऊपर की ओर आएगी, ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बनाते हुए रखा गया है, ये थीटा कोण बनाते हुए यहाँ पर रख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस ds जो हम लोगों ने इसका क्षेत्रफल लिख रखा है, इस ds क्षेत्रफल सदिश से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की। तो इससे कितना चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, वो गुजरेगा d फाई b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फ्लक्स की परिभाषा से लिख सकते हैं हम लोग b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कुल फ्लक्स अगर देखें, कुल फ्लक्स, तो कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स ये आएगा फाई बी इक्वल समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, और यहाँ क्या आएगा, एस आएगा, एस बी वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। और ये बंद पृष्ठ है, इसलिए ये समाकलन भी अपने किस लिए कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं। अब देखिए इस बंद पृष्ठ से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है, जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, उतनी की उतनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या आ जाती है, बाहर निकल जाती है। तो नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान जो है वो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान यहाँ से आएगा 0, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कितना आएगा, 0 आएगा। ये नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान है, फाई बी इक्वल 0। नेट चुंबकीय फ्लक्स कितना है, 0 है। यानी जो आपका गाउस का नियम है, ये सामने जो समीकरण लिखे ये चुंबकत्व के लिए क्या कहलाता है, गाउस का नियम कहलाता है। यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यानी आप लोग क्या लिखोगे कि चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान, नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान, नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है, 0 होता है। नेट चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से कितना होता है, 0 होता है। नया टॉपिक देखते हैं, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार नया टॉपिक है अपना। इसमें पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार। तो पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार को समझने के लिए अपने एक प्रयोग करते हैं, और प्रयोग के अंदर अपने क्या करते हैं, एक तुला लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एक तुला है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है, और ये एक सुग्राही तुला है, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या कर देते हैं, पदार्थ का प्रतिदर्श या नमूना जिसे कहते हैं लगा देते हैं, और इसे अपने एक परिनलिका के अंदर ले जाते हैं। कि इस तरीके से आपके पास में एक धारावाही परिनलिका है जिसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये आपके पास में एक परिनलिका है। परिनालिका के बारे में पहले अपने पढ़ चुके हैं, परिनालिका क्या होती है। तो ये आपके पास में क्या है, एक परिनालिका है। इसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग धारा प्रवाहित करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अब जो नमूना है उसे अपने क्या करते हैं, उस नमूने को, जैसे ये आपके पास में नमूना है, प्रतिदर्श है पदार्थ का, प्रतिदर्श या सैंपल जिसे कहते हैं, या नमूना जिसे कहते हैं, ये नमूना लेते हैं और ये सुग्राही तुला आपके पास में है। इस सुग्राही तुला से क्या लटका दिया, एक प्रतिदर्श या पदार्थ का नमूना जो हम लोगों ने लटका दिया है, और इसे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इसे लेकर के जा रहे हैं, ये जो धारावाही परिनालिका है इसके अंदर लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही आप लोग इसके अंदर लेकर के जाते हो तो आप लोग देखते हो कि यहाँ 3 कंडीशन बनती है। सबसे पहली कंडीशन क्या बनती है, सबसे पहली कंडीशन देखिए क्या बनती है। जैसे ही आप लोग इसे परिनलिका के अंदर लेकर के जाते हो तो परिनलिका के अंदर लेकर के जाने में, जैसे ही आप लोग इसे अंदर लेकर के जाओगे तो ये पदार्थ जो है परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, अलग प्रतिकर्षित होगा। ये पदार्थ क्या होगा, अलग
प्रतिकर्षित होगा, प्रतिकर्षित होगा परंतु अलग प्रतिकर्षित होगा। तो अगर ऐसा होता है कि अलग प्रतिकर्षित होता हो तो ये पदार्थ जो है वो कौन सा पदार्थ कहलाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से अलग प्रतिकर्षित हो जाते हैं यानी अलग विस्थापन जब इनके अंदर आ जाएगा तो ये क्या होता है? पदार्थ आपका प्रतिचुंबकीय होगा। ये सुग्राही तुल्य है, जैसे इसमें अलग विस्थापन आएगा तो इस स्केल की सहायता से अपने को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है? विस्थापन आया। दूसरा केस देखिए क्या होगा। दूसरे केस में आप लोग, अगर आपके पास में ये अन्य नमूना हो और आप लोग इसे यहाँ पर लेकर के आ रहे हो, जैसे ही आप लोग इसे परिनलिका के अंदर लेकर के आओगे तो ये पदार्थ क्या करे? अगर अल्प विस्थापन से आकर्षित हो, अल्प विस्थापन से अगर ये पदार्थ क्या हो रहा हो? आकर्षित हो रहा हो, तब आपके पास में ये पदार्थ जो है वो कौन सा है? ये पदार्थ आपके पास में अनुचुंबकीय है। ये पदार्थ कौन सा है आपके पास में? ये पदार्थ आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थ है। तीसरा जो केस आपके पास में आता है वो आता है कि आप लोग क्या कर रहे हो? अब नए पदार्थ को लेकर के आ रहे हो और इसे आपने सुग्राही तुल्य से जोड़ा है और परिनालिका के अंदर लेकर के आ रहे हो। जैसे ही आप लोग इसे इसके अंदर लेकर के आते हो तो ये पदार्थ क्या होगा? प्रबल आकर्षण बल के द्वारा, प्रबल आकर्षण के द्वारा क्या होगा? ये विस्थापित होगा। प्रबल आकर्षण बल के द्वारा ये विस्थापित होगा। तब आपके पास में पदार्थ कौन सा होगा? लोह चुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है, तो उसमें जो आपके पास में पदार्थ होगा वो पदार्थ कौन सा होगा? लोह चुंबकीय पदार्थ होगा। तो आप लोग 3 प्रकार के अलग अलग पदार्थों को लेकर के आए और 3 प्रकार के यहाँ पर व्यवहार जो है वो दर्शाए जाते हैं। सबसे पहले एक सुग्राही तुल्य ली, ये ऊपर जितना डायग्राम दिख रहा है आपको ये सुग्राही तुल्य का है। ये हम लोगों ने एक प्रतिदर्श लटका दिया और ये आपके पास में एक धारावाही परिनालिका है। परिनालिका में धारा प्रवाहित की और आप लोग पदार्थ को क्या करते हो? परिनालिका के अंदर लेकर के आते हो। अगर ये पदार्थ अलग विस्थापन से प्रतिकर्षित होता है तब तो आपके पास में ये पदार्थ कौन सा है? प्रतिचुंबकीय। अगर ये पदार्थ अलग विस्थापन से आकर्षित होता है तब ये पदार्थ कौन सा है? अनुचुंबकीय है। और अगर ये प्रबल आकर्षण बल के द्वारा ये पदार्थ विस्थापित होता है तब आपके पास में ये पदार्थ कौन सा है? तब आपके पास में ये पदार्थ जो है वो लोह चुंबकीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? ये आपके पास में लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? इनका वर्गीकरण कर सकते हो। देखिए, आपके एक बड़ा टॉपिक लगता था जो अब हटा दिया गया, टॉपिक का नाम था चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, जिसके अंदर अपनी ये वर्गीकरण करते हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ जो है इनके अंदर अपने वर्गीकृत कर सकते हैं और इनकी व्याख्या करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा इस साल नहीं है। तो अब आपको ये इतनी बातें याद रखनी है कि प्रतिचुंबकीय कौन सा होता है, अनुचुंबकीय कौन सा होता है और लोह चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है। आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक अपने इसमें आता है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण राशियाँ, कुछ परिभाषाएं हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो परिभाषा आती है वो आती है चुंबकन तीव्रता की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता जिसे लिखा जाता है आई से। तो सबसे पहले देखते हैं कि चुंबकन तीव्रता आई क्या होती है। तो चुंबकन तीव्रता का मतलब क्या होता है? चुंबकन तीव्रता का मतलब होता है कि पहले देखिए, चुंबकन तीव्रता आप लोग क्या करते हो? किसी चुंबकीय पदार्थ को लेते हो और उसे कहाँ रख देते हो? चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो। जैसे ही आप लोग चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो चुंबकीय पदार्थ जो है उसका क्या हो जाता है? ध्रुवीकरण हो जाता है। उसके अंदर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। यानी चुंबक जो पदार्थ है आपके पास में उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। और आपके पास में जो संपूर्ण पदार्थ है उसी में भी क्या हो जाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है उत्पन्न हो जाता है। तो अब देखिए, चुंबकन तीव्रता का क्या मतलब है? किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता आई कहलाती है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है? चुंबकन तीव्रता कहलाती है। यानी I = m/v। तो इस फॉर्मूले से भी आप लोग परिभाषा याद रख सकते हो। जैसे v की जगह अगर आप लोग 1 रख दो तो I किसके बराबर? m के बराबर। यानी पदार्थ में जो नेट चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है
एकांक आयतन में, वही क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता कहलाता है। अब देखिए आपके पास में जो पदार्थ है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर कैपिटल ए, लंबाई स्मॉल एम और ध्रुव जो प्रबलता है ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम हो तो क्या होगा। तो ध्रुव प्रबलता स्मॉल एम होने पर चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र होता है स्मॉल एम इंटू एल, और जो आपके पास में वी होता है इसे लिख सकते हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई। तो आई बनेगा आपके पास में एम इंटू एल बटा ए इंटू एल, एल से एल कैंसिल और आई बनता है एम अपॉन ए, ठीक है। और ए इक्वल अगर ए को तो आई किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है। आई किसके बराबर होता है, एम के बराबर होता है, स्मॉल एम के बराबर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से परिभाषा लिख सकते हो कि पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न, पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में उत्पन्न ध्रुव प्रबलता जो है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है चुंबकन तीव्रता के। चुंबकन तीव्रता जो है वो किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है। तो ये भी याद रखना कि चुंबकन तीव्रता किस प्रकार की राशि है, एक सदिश राशि है। दिशा देखें तो यहाँ से देख सकते हो जो m की दिशा है वही I की दिशा है, तो इसकी दिशा दक्षिण से किस ओर होती है, उत्तर की ओर होती है। तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर। इसका मात्रक क्या बनता है, इसका मात्रक बनता है एम्पियर पर मीटर। चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। तो ये अपने पास में चुंबकन तीव्रता होती है। इसके बाद में अपने आता है चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र, तो देखिए चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र चुंबकन क्षेत्र एच से इसे हम लोग लिखते हैं, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, वह बाह्य क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है। वह बाह्य क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को, जिसमें चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है, क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। तो वह बाह्य क्षेत्र जिसमें चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है क्या कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। इसे चुंबकीय तीव्रता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और निर्वात के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, निर्वात के लिए इसका फॉर्मूला होता है एच वेक्टर इक्वल बी वेक्टर अपॉन म्यू 0। इससे पहले भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, जो प्रीनालिका वगैरह पढ़ी थी, टोरॉइड वगैरह पढ़ा था, तो वहाँ हम लोगों ने मान लिखा था बी इक्वल म्यू 0 एच, तो वहाँ भी हम लोग इसे पढ़ चुके हैं। और इसका मात्रक भी क्या होता है, इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, एम्पियर पर मीटर होता है। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है ओरेस्टेड के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं। इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है, ओरेस्टेड होता है। अन्य मात्रक अगर इसका देखें तो क्या होता है, ओरेस्टेड होता है। ठीक है, तो बचे हुए जो टॉपिक है उन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।